हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द ओम्स लॉ रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, ओम्स लॉ कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर बोलना है, ये बात याद रखना। डिफाइन वन ओम। वन ओम को डिफाइन करेंगे तो वन ओम क्या होगा? वन ओम इज डिफाइन एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर ऑफ करंट। लिख सकता हूँ क्या? हो गया, समझ में आया क्या? थर्ड बी पार्ट हो गया। अब सी देखो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट गिवन हमारे पास। सी अगर देखेंगे तो क्या है? 0.5 एम्पियर का करंट गिवन हमारे पास, मतलब आई का वैल्यू मालूम है ना। आई का वैल्यू फ्लोज व्हेन अ करंट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है कितना? 2 वोल्ट, है ना। हमें क्या निकालना है? बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो बताओ, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना बच्चों। और इसमें मैथमेटिकली हमें लिखना था तो V इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाता। V इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, हमें क्या गिवन है? V गिवन है 2 वोल्ट, और अपोन में क्या है भाई? I का वैल्यू नीचे लेके चले जाओ ना, कितना? 0.5 बराबर में R। तो क्या लिखूंगा भाई? डेसिमल हटा दो, 20 कर दो, 4। क्या आ गया? R बराबर 4 ओम। आया? समझ आया? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का पक्का समझ में आया? चलो जल्दी छापो। तो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर फ्रॉम अ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। क्या हो रहा है? हमारे पास एक यूवी लाइट है जिसका वेवलेंथ गिवन है, मतलब लेमडा का वैल्यू गिवन है 200 नैनोमीटर, बोले तो 10⁻⁹ मीटर, है ना। ये वेवलेंथ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी गिवन है भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है? वी नोट गिवन है कितना भाई? -2.5 वोल्ट। अब हमें क्या बोला है? वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना। वर्क फंक्शन के लिए क्या होता, हमने लिखा था ई। अरे आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था? ई माइनस में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, यही तो निकालना है। वर्क फंक्शन बराबर में क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी माइनस ये। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भाई? एच सी अपोन में लेमडा। एच सी बाई लेमडा माइनस में क्या कर दो? ई इंटू में वी नोट कर दो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं, देखते हैं फाइव नोट की वैल्यू कितना आता है। ये कर लोगे, इसमें वैल्यू पुट करो भाई। वैल्यू जो पुट करोगे तो फाइव नोट आ जाएगा। फाइव नोट मस्ट बी इक्वल टू एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है जूल सेकेंड। अरे याद है क्या? ये क्या है पता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स आ गया। इंटू में c इज द स्पीड ऑफ लाइट, कितना भाई? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद है या भूल गए? और कितना वेवलेंथ कितना गिवन भाई? 200 नैनोमीटर। 200 बोले तो 200 इंटू में 10⁻⁹ आ गया। अब क्या करना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस करना है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो गया। इंटू में कितना भाई? 2.5 ले लेना। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इतना लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो फाइव नोट जो है वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। यहाँ पे फाइव नोट का वैल्यू आपको मिल जाएगा भाई। फाइव नोट का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है ना। ये वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क फंक्शन बराबर हमने क्या लिखा भाई? फोटोन का एनर्जी माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन इंटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कर दिया, वैल्यू हमारे पास फाइव नोट आ जाएगा। फाइव नोट का वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव नोट बराबर में क्या हो जाएगा भाई? 6.63 इंटू में 10⁻⁻34 है। ये माइनस का 9 दिखाई दे रहा है। अरे नीचे माइनस का 9 है, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा।
तो प्लस का 8 और प्लस का 9 17 हो जाएगा, अपोन में 200, माइनस में क्या भाई 1.6 इंटू में 2.5, 4 इंटू में 10 की पावर कितना हो गया -19। अरे 16 इंटू कर दो ना 25, 16 इंटू 25 करोगे 400 आएगा, और 2 डेसिमल के बाद 0 डाल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना भाई 4 आ गया, 4 आ गया वैल्यू। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 नोट मस्ट बी इक्वल टू 6.63 इंटू में 3 भी तो है यहाँ पे, अरे देखो यहाँ पे 3 भी तो आएगा, 3 भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों 3 जो स्पीड ऑफ लाइट है वो, इंटू 3 कर दो, अपोन में 2 कर दो, इंटू में 10 की पावर, ये माइनस का 17 है, और 2 जीरो नीचे देखो प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस का 19 कर दो। समझ में आया क्या बच्चों? अरे कुछ नहीं किया यार, ये देखो 2 जीरो 17 प्लस का है, और यहाँ पे -34 है तो -17 आएगा, 2 जीरो और ऐड कर दोगे, ये ऊपर वाला जो टर्म है, नीचे वाला जो टर्म ऊपर जाएगा, ये यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसीलिए 19 हो गया। माइनस में क्या भाई 4 इंटू में 10 की पावर -19, 2 से इसको कैंसिल कर दो, क्या हो गया 3.31 समथिंग कुछ आएगा, तो 5 नोट बराबर में 3.31 इंटू में 3 इंटू में, अब एक काम करो 10 की पावर यहाँ भी देखो -19 कॉमन ले लो, 4 इंटू में 10 की पावर -19 कॉमन ले लो, इतना जूल ऑफ एनर्जी बनेगा। तो 5 नोट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9 9 पॉइंट इतना, माइनस में 4 इंटू में 10 की पावर -19 जूल, ये एनर्जी आएगा, माइनस कर लोगे 4 कितना आ जाएगा भाई, तो 5.93 इंटू में 10 की पावर -19 जूल, ये जो है वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लिया हमने। क्लियर हुआ भाई? वर्क फंक्शन समझ में आया क्या? हाँ बोलो यार, वर्क फंक्शन बहुत इजी नहीं था क्या? वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब बी पार्ट देखो भाई, बी पार्ट में बोल रहा है हाउ वुड द सरफेस रिस्पॉन्स टू अ हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉन। तो वेवलेंथ गिवन हमारे पास कितना भाई 6328 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अरे एंगस्ट्रॉन को हमने कैंसिल कर देना, 10 की पावर -10 मीटर होगा। हाँ बोलो यार, एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी बराबर क्या हुआ था भाई, जब भी कोई लाइट फॉल करेगा उसका एनर्जी क्या होता है h फ्रीक्वेंसी, या तो क्या लिखोगे hc/λ लिखोगे भाई। एनर्जी बराबर में 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, अपॉन में वेवलेंथ कितना है 6328 इंटू में 10 की पावर -10। अरे भाई कोई दिक्कत है? हाँ बोलो यार, कोई परेशानी है? नहीं ना, आ गया समझ में। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर लिखते हैं। तो E बराबर जो एनर्जी आएगा 10 की पावर -10 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 और प्लस में ये 18 हो जाएगा पावर में, ठीक है जी। और इंटू में 3 है तो 3 रहने दो, अपॉन में क्या 6328 ऐसा कुछ आएगा भाई। इतना आ गया, इतना जूल ऑफ एनर्जी आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू में 6.63 इंटू में 10 की पावर कितना भाई 16 हो गया माइनस का, अपॉन में 6.3, इसको भी 6.3 लिख लो ना, 28 कर दो अप्रोक्सीमेट कितना भाई 1 2 3 जीरो बढ़ा रहे हैं तो 10 की पावर -3 कर दो इधर, ठीक है, एनर्जी आ जाएगा। अब देखो एनर्जी का जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा भाई, ये कैंसिल कर दो ना, 1 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 3 अप्रोक्स एनर्जी 3 इंटू में 10 की पावर -19 जूल आएगा, या तो आप एनर्जी बराबर में 3.14 इंटू 10 की पावर -19 जूल भी बोल सकते हो। इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली भाई, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, ये दोनों बातें सही है। अपनी 3 भी छोड़ दोगे चलेगा, 3.1 कर दो, क्योंकि एग्जैक्ट तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो 3.1 कर देना, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू वेरी करेगा। क्लियर है? हाँ बोलो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इज ट्रेमेंडसली लार्जर देन दैट ऑफ द फिजिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, एक्सप्लेन। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि डेंसिटी जो न्यूक्लियर मैटर का होता है ना वो ट्रेमेंडसली लार्जर होता है देन द फिजिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्यों होता है ऐसा, हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें मालूम है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा भाई, the density of the nucleus की अगर हम बात करें कितना होता है भाई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर
मैटर इज 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है, पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, which is tremendously larger than किससे था भाई, larger than the density of material, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, विच इज ट्रेमेंडसली लार्जर, ऑब्वियसली लार्जर देन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल होगा। फिजिकल कंडीशन की बात करें तो बहुत ज्यादा होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है बच्चों। याद रखना है, क्या हमने बोला कि क्वेश्चन जो बोल रहा था हमें इस बात का याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ फिजिकल मटेरियल की बात करें तो फिजिकल मटेरियल में जो भी है उसका फिजिकल डेंसिटी से न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। ये रीजन लिख सकते हो आप लोग, और लिख सकते हो दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ, जो मान लो एक वाटर का एग्जांपल ले लो, अरे वाटर में क्या होगा, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगे ना, एटम है तो एटम के चारों ओर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होगा। बट न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियर में मास जो होता है वो कंसंट्रेट कहाँ करता है, न्यूक्लियस में होता है, तो ऑब्वियसली उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। ये बातें लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट कूलम्बिक फोर्स या कूलम फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, एक्सप्लेन व्हाई। एक बात बताओ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है या रिपल्शन जो होता है वो बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो कूलम्बिक फोर्स तो यही होता है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही चीजें हमने जाना था। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, देखो न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स, बिटवीन द 2 न्यूट्रॉन्स एंड बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अरे भाई देखो, चार्ज मास को अट्रैक्ट कर सकता है, ये एक ही जगह पॉसिबल होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और कहीं नहीं पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ न्यूक्लियस में पॉसिबल होता है। तो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स तो एंटायरली डिफरेंट होगा। क्यों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स। कभी भी सुना है 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट होता है, नॉर्मली हमने यही जाना ना, लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं, यहां पे लेकिन इन न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन बाइंड होता है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ये बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स को कभी भी बोला जा सकता है, न्यूक्लियर फोर्स को कभी भी बोला जा सकता है कूलम्बिक फोर्स? नहीं भाई, द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, किसके लिए, कूलम फोर्स में। बट अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। तो डिस्टिंग्विश तो समझ में आ ही गया भाई, डिस्टिंग्विश समझ में आ ही गया कि नहीं हो सकता भाई, कूलम्बिक फोर्स कभी भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं हो सकता। समझ में आया क्यों, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इनसाइड अ न्यूक्लियस। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ हमने ड्रॉ करा था वो कैसा था याद करो, ऐसा सा आया था, थोड़ा सा ऐसा हो गया था, और फिर कुछ ऐसा सा ग्राफ चला गया था, याद आएगा, थोड़ा सा शार्प था, थोड़ा सा एंटर करने के बाद शार्प ले लिया था, याद करो। ऐसा सा ग्राफ बनाएगा, बना लेना, और जब ग्राफ बनाओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा और इधर डिस्टेंस होगा, ये बात याद रखना, इधर पोटेंशियल एनर्जी इधर डिस्टेंस है, ठीक है जी। ऐसा सा ग्राफ बनाना है, याद रखना इस बात को, ठीक है जी। समझ में आया, एनसीईआरटी में गिवन है, देख लेना एक बारी। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या बोहर ने बताया था, हमें मालूम है। एंगुलर मोमेंटम के लिए बोहर ने, बार बार बता रहा हूँ, फिर से आ गया क्वेश्चन, देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या था, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेबल ऑर्बिट, इट इज द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। याद करो, h/2 पाई इंटू n, यही तो था एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या होता है भाई, एल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है, याद आया क्या। तो mvr जो है इसके इक्वल हो जाएगा, कैसा कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन की अगर बात करेंगे हम, तो क्या था भाई, क्वांटाइजेशन
क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या करा था भाई, एम वी आर बराबर में एन एच ओवर 2 पाई, हमें क्वांटम नंबर एन का वैल्यू निकालना है, एन मस्ट भी क्या हो जाएगा, एम वी आर 2 पाई ओवर एच, दिस इज एन, एन इज अ क्वांटम नंबर यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, क्वांटम नंबर है, याद रखना। क्वांटाइजेशन कंडीशन ये होता है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई। उसके बाद आगे की कहानी जरा देखो, बोल रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज एंड स्टेट विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। तो हमें मालूम है भाई 1/वेवलेंथ बराबर हमने क्या लिखा था, r टाइम्स ऑफ 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में n1 का वैल्यू कहां से शुरू होगा भाई, 4 से शुरू होगा, याद करो ना। अरे लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज है ना, पॉस्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड आया था, याद करो। तो चौथे पे आ रहा है ना, ब्रैकेट की बात कर रहा है, कैसा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज मतलब n का वैल्यू 4 हो जाएगा और n2 का वैल्यू भाई इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1 में वेवलेंथ, r का वैल्यू कितना, अरे रेडबर्ग कांस्टेंट कितना होता है, 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, याद आया क्या, 1.07 इंटू 10 की पावर है ना, कितना था भाई 1.097 होता है, इंटू में 10 की पावर -7 आ गया, इंटू में 1 में n का वैल्यू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 1 में इंफिनिटी का स्क्वायर ये तो 0 ही हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0 होता है। तो लेमडा का वैल्यू निकालना, रेसिप्रोकल कर देना, तो क्या हो जाएगा 16 में 1.09 इंटू में 10 की पावर जो भी है वो कहाँ चला जाएगा भाई, 10 की पावर ऊपर जाके +7 हो जाएगा, और इसको इससे कैंसिल कर दो तो 14.5 अप्रॉक्सली आ जाएगा। दिस वेव लेंथ मस्ट बी इक्वल टू 14.5 है ना, इंटू में 10 की पावर 7 मीटर आ गया। ये वेवलेंथ किसका हो सकता है, तो देखो लाइट के बाद वाला वेवलेंथ है ना, तो क्या था, गड्डी एक्स यूवी इन माई रेंज, एक्स यूवी इन माई इन इज इंफ्रा, ये कौन सा हो जाएगा भाई, क्लियर हो गया, वेवलेंथ आ गया। अब हमने जाना था गड्डी एक्स यूवी इन माई रेंज, तो देखो जरा, हमें मालूम है लाइट जो होगा, ये लाइट के बाद वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें अगर हम, तो उसमें हमने जाना था वेवलेंथ 15 की बात की बात कर रहे हैं ना, तो अरे याद है ना, लाइट बोले तो 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो ये तो उससे ऊपर का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उधर आगे की तरफ बढ़ता है ना वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ विजिबल के बाद में क्या आता है, इंफ्रा आ जाएगा। तो वेवलेंथ ये किसका है, इनफैराड का है, तो इनफैराड वेव होगा, इनफैराड वेव होगा, याद रखना इनफैराड वेव होगा, ठीक है बच्चों, ये बात याद करो, इनफैराड वेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन व्हाई द मैक्सिमा एट थीटा इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा बाय a becomes weaker and weaker as n increases। n को बढ़ाने पे जो थीटा है वो क्यों डिक्रीज करता है या वीक हो जाता है, उसके बारे में हमें बताना है। और नेक्स्ट इसमें क्या बोला, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो सबसे पहले जानो, एज n इंक्रीजेस द डेविएशन ऑफ लाइट बिकम ऑल्सो अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑल्सो इंक्रीजेस, डेविएशन ऑफ लाइट भी इंक्रीज कर जाएगा। इफ n इंक्रीजेस, अगर n इंक्रीज करा, द डेविएशन ऑफ लाइट अलोंग द स्ट्रेट पाथ ऑल्सो इंक्रीजेस, ये दोनों इंक्रीज करेगा, तो उससे होगा क्या कि आपका जो इंटेंसिटी है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा, इंटेंसिटी बिकम मिनिमम। इफ इंटेंसिटी बिकम मिनिमम देन डिफ्रैक्शन इन आइदर साइड क्या हो जाएगा, अरे भाई डिफ्रैक्शन इन आइदर साइड याद करो ना, हमने क्या करा था, मैक्सिमम था, फिर कम 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 कम, इधर भी कम 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 हो गया था, याद करो कम होना हो गया था ना, मैक्सिमाइज यहां हुआ था, फिर मिनिमम हो गया था दोनों साइड। तो क्या हुआ, डेविएशन जो स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है ना वो बढ़ जा रहा है। इफ द डेविएशन इंक्रीजेस देन इंटेंसिटी बिकम डिक्रीजेस, ड्यू टू विच इसका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीकर होता चला जाएगा। क्लियर हुआ ये बातें। अब हम इसके डिफरेंसेस को जानेंगे, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो सबसे पहले 2 पॉइंट की अगर बात करें, किसके लिए बात करें भाई, डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस क्या होता था, सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स है ना, जिसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम एंड मिनिमम हो जाता था, अरे कभी मिनिमम या मैक्सिमम होता था। दैट मीन्स देयर इज अ फ्रिंज विड्थ इज इक्वल स्पेस्ड,
एंड वन इज ब्राइट, वन इज डार्क, वन इज ब्राइट, अनदर इज डार्क, ऐसा एक पैटर्न बनता था, उसको इंटरफेरेंस कहते थे। हालांकि डिफ्रैक्शन में पहला क्या होता था, मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी मिलता था, मैक्सिमम ब्राइट मिलता था, उसके बाद आइदर साइड में मिनिमाइज हो जाता था, है ना, मिनिमाइज होना शुरू हो जाता था, तो होता ब्राइट ही था, उसमें डार्क ब्राइट का पैटर्न नहीं बनता। ये बात क्लियर हुआ। आगे का और तो चलो बच्चों, डिफरेंसेस भी मैंने लिख दिया था, और क्यों वो होता है हमें तो ये मालूम हो गया ना, वाइडर क्यों हो जाएगा, वीकर वीकर क्यों होगा, इसके बारे में अगर बात करेंगे वीकर क्यों हो जाएगा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एज एन इंक्रीजेज, अभी बताया, एन इंक्रीज कर जाएगा, द डेविएशन ऑफ लाइट अलोंग द स्ट्रेट पाथ ऑल्सो इंक्रीजेज, ड्यू टू विच द इंटेंसिटी बिकम वीकर। अगर इंटेंसिटी वीक हो जाएगा, इंटेंसिटी जो है वीक हो जाता है, अगर लाइट स्प्रेड हो गया, इंटेंसिटी उसका कम हो जाएगा, तो ये बातें याद रखना, इंटेंसिटी जो होगा उसकी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ब्राइट फ्रिंजेस जो है डार्क होना शुरू हो जाएगा, तो दोनों साइड वीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, डिफरेंसेस जो लिखना है, इन इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड होता है, अभी बताया मैंने, वही चीजें मैंने लिख दिया है ना। डिफ्रैक्शन जो होता है, सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलता है, एक एक डिफरेंसेस खुद से लिखना है, खुद से करके दिखाना है एक एक डिफरेंसेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न n, एरिया A is rotated at a constant angular speed omega in a uniform magnetic field B and connected to a resistor R। ठीक है, तो हमें डिड्यूस करना है क्या, एक्सप्रेशन, डिड्यूस द एक्सप्रेशन किसका, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। पहला क्या निकालना है, मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है, दूसरा पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल। तो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसा सा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने क्या रखा, हमने एक ऐसा सा, उसने बोला क्या है, हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने ऐसा सा इधर रख दिया, प्लेस कर दिया। तो कॉइल जो होगा, अगर मान लो हमने ऐसा प्लेस करा होगा, ये कुछ ऐसा टर्न ले लिया होगा, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो एंगल आएगा जो कि ओमेगा टी के इक्वल होगा। ओमेगा से एंगुलर, अरे जितना जाने में लगा है टाइम, तो कुछ ना कुछ लगेगा ना, घूम जाएगा ना। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो होता था फाई क्या है यहाँ पे, फाई बी निकाल दो, बी ए कॉस थीटा है जी, थीटा के बदले में ओमेगा टी ले सकते हो, है या नहीं है ना। फाई का वैल्यू बी ए कॉस थीटा होता है, बट ओमेगा टी है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, थीटा बराबर में ओमेगा इंटू टी ना यार। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इंटू दिस, याद करो ना, यही तो होगा। इतना लिख सकता हूँ, हाँ बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, अरे फैराडेज सेकेंड लॉ क्या होता है, हमने पढ़ा था, द रेट इंड्यूस ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी फाई अपॉन में डी टी। एन इसीलिए लगाओ, और माइनस का साइन इसीलिए, लेंज लॉ ने क्या बोला था, देखो यहाँ पे तीन बातें मैं समझा दिया। देखो फैराडेज सेकेंड लॉ भी समझा दिया, ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने ये भी जान लिया है ना। दूसरी बात क्या होता है, माइनस का साइन क्यों लगाया, तो हमें मालूम है इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। किसने बोला था, लेंज ने बोला था, तो लेंज लॉ भी समझ में आ गया। तो चलो जरा ईएमएफ निकालते, ईएमएफ बराबर में माइनस एन रहे दो, डी ऑफ फाई के बदले में वैल्यू डाल दो, क्या डालोगे, बी ए कॉस ओमेगा टी, हाँ बोलो यार, विद रिस्पेक्ट टू डी टी आ जाएगा। दिस ईएमएफ मस्ट बी एन बाहर, बी ए कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर। अच्छा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा आएगा क्या, हाँ बोलो यार, अरे जल्दी बोलो यार। तो ईएमएफ क्या आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी आ गया। कोई दिक्कत है, इतनी बातें आ गया। ईएमएफ तो हमने निकाल लिया, बट इसने क्या बोला, मैक्सिमम ईएमएफ। अरे फॉर मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री। अरे साइन 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है ना, और मालूम है ना, साइन 90 डिग्री पे मैक्सिमम 0 पे 0 होता है वैल्यू, है ना। तो हमने 1 ले लिया, 1 का मतलब है मैक्सिमम, 1 से ज्यादा होता नहीं वैल्यू साइन थीटा, है ना, और -1 से छोटा होता नहीं, तो 1 इज अ मैक्सिमम, याद रखना। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा भाई एन बी ए ओमेगा, दिस इज द ईएमएफ। क्लियर हुआ भाई, पक्का क्लियर हो, ये बातें समझ में आया, जल्दी कर लो। फिर हम क्या निकालेंगे, हमें पावर डिसिपेशन निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, पावर बराबर में हमने ईएमएफ इनटू में आई नहीं लिख सकता हूं क्या, हाँ बोलो यार, अरे याद करो ना, V इंटू आई बराबर पावर, यही तो होगा पावर का।
तो दूसरा पार्ट जो अगर करोगे आप, तो एक बात बताओ, ईएमएफ को रहने दो और आई के बदले में क्या लिख सकते हो, ईएमएफ अपॉन में आर, रजिस्टर से कनेक्ट करे हो तो ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन में आर जो है पावर दे जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। इसका वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ईएमएफ का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इधर इरेज कर देता हूँ, छाप लो जरा, देख लो, छाप लो, हो गया। चलो जी अब आगे देखो जरा क्या करेंगे, पावर निकाल रहे हैं, दिस पावर मस्ट बी इक्वल टू ईएमएफ का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सबका स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। और यही एवरेज पावर बोला होता ना, पावर एवरेज अगर निकालते आप लोग तो क्या हो जाता पता है, एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2r होता, अगर एवरेज बोला होता तो। वैसे तो पावर ही बोला तो यहीं छोड़ दोगे, एवरेज अगर क्वेश्चन में कई बार आता है ना एवरेज पावर, तो उसका वैल्यू अपॉन में 2 कर देना बच्चों। क्लियर है, हाँ बोलो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो देखो जल्दी से। हेलो बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन 1909 रॉबर्ट मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, ऑयल एक्सपेरिमेंट करा था। इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो आप। ऑयल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ऑपोजिट प्लेट पे जो था जो हमारा चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप था ना, स्प्रेडेड हो गया था, चारों साइड मूव कर गया था, स्प्रेडेड हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कुछ वैल्यू को देखा और देखने के बाद फाइनली उनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। पढ़ लो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इफ द ड्रॉप ऑफ मास, हमारे पास गिवन है ना, हमारे पास मास गिवन है और क्या बोला है, स्टेशनरी है, क्या बोला है, इफ अ ड्रॉप ऑफ मास, ड्रॉप का मास गिवन है जो कि स्टेशनरी है, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, बोला चार्ज ऑफ ड्रॉप कितना होगा। तो एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे mg लिख सकते हैं हम, अरे वेट mg की इक्वल होता है, और फोर्स बराबर में क्या हो जाएगा, q इंटू में e हो जाएगा, दैट मस्ट बी mg, है या नहीं है, ये चीजें कर सकते हो। अब एक और तो चार्ज का वैल्यू निकालोगे तो mg अपॉन में क्या कर दोगे, e कर दोगे, तो q का वैल्यू आ जाएगा, m कितना गिवन है 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू में 10 अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई 1.68 इंटू में 10 की पावर 5 को ऊपर लेके चले जाओ, अरे 5 को ऊपर लेके जाओ, सिंप्लीफाई कर दो तो q का वैल्यू नहीं आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लो भाई q का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो 1.08 इंटू में 10 है, इंटू में 10 की पावर माइनस 14, और यहाँ देखो प्लस का है 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 19 आ गया, अपॉन में क्या भाई 1.68 है ना, 68, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम सबसे पहले बना देते हैं क्या, इसको लिख दो भाई, q की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन लोग, q मस्ट बी इक्वल टू, ये लिख दो, q मस्ट बी इक्वल टू 10.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 1.68, ऐसा कुछ लिखोगे, सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आएगा। जो वैल्यू आएगा ये आपके 6.4 समथिंग, 6.4 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट, अरे फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, हाँ बोलो यार, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, पहला पार्ट क्लियर है भाई, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। द नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम falling under gravity by applying a vertical electric field 10 volt per meter, then what will be the number of electron carried by the drop if the mass of drop is 1.6 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। अगर हमारे पास मास गिवन है, सेकेंड पार्ट का आंसर कर लेते पहले, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। सबसे पहले देखो मास गिवन है, m बराबर में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस 3 केजी, तो भाई कितना आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 केजी आ गया, मास आ गया। अच्छा फॉर्मूला अभी मैंने बताया, q बराबर में क्या लिखा था, mg अपॉन में क्या हो जाता, e हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है m कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में g 10 ले लो, अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 100 गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं, q का वैल्यू निकाल लेते हैं, q इज 1.6 इंटू 10 की पावर a के कैंसिल, तो 10 की पावर माइनस 7 कूलम, q तो आ गया भाई, q तो आ गया, q कितना इजी है, q इक्वल्स टू, अरे भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, q इक्वल्स टू ne होता है, तो q अपॉन में e बराबर में n नहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछा उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो कैरिड पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय द ड्रॉप, तो n निकालना है, q का वैल्यू कितना आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अरे कितना होता है 1.6
इंटू में 10 की पावर माइनस 19 होता है। ऊपर लेके जाओ, n बराबर में 1.6 कैंसिल कर दो भाई, 10 की पावर माइनस 7 प्लस में 19 कितना हो जाएगा भाई, n बराबर में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आएगा। इतना आंसर आ गया भाई, n का वैल्यू क्लियर हो गया। ये सेकेंड पार्ट समझ में आया क्या? हाँ बोलो यार, सेकेंड पार्ट समझ में आया क्या? अरे बच्चों सेकेंड आ गया ना समझ में, देखो कितना इजी था, सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो उन्होंने दिया था गिवन दिस इन दिस एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ ड्रॉप आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्या बोला था? क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, क्या होता है? क्वांटाइज्ड। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज के बारे में उन्होंने क्या बोला था? क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। तो सेकंड जो थर्ड पार्ट का आंसर है, द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट मींस दे आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है, in this milk and oil experiment, charges on drop are found to be 8 microcoulomb, 12 microcoulomb, 20 microcoulomb. Then what is the quanta of the charge? Quanta of the charge क्या हो गया? अरे 4 का मल्टीपल है, देखो ना, 8 12 20, 4 का मल्टीपल नहीं नजर आ रहा है। चार्ज इन क्वांटाइज्ड इन नेचर बट मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, क्लियर है? आंसर समझ में आया? हाँ बोलो यार, बहुत बोर कर दिया क्या? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट आगे बताता हूँ क्या करना है। चलो क्लियर है?